हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डायनेमिक्स एंड रिजिड बॉडी का जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। सो गाइज, डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ पूरा जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। बेसिक से लेकर के पूरा प्रिंसिपल आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा और जो है इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं पर भी स्किप करेंगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो गाइज देखिए, डी अलेम्बर्ट जो प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि उस जो प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं, जो स्टेटमेंट हम देखेंगे उसमें जो है हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे हम यूज़ करेंगे जिसको समझ पाना मुश्किल है। अगर मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट बताने लग जाऊं तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बातें हम जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्या है, रिजिड बॉडी है ना। हम यहाँ पर जो ये डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं ये है एक्चुअल में डायनेमिक्स और रिजिड बॉडी का जो पार्ट है फिजिक्स का, तो उसमें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो डायनेमिक्स क्या होता है कि कोई भी वस्तु जब कोई भी बॉडी जब मूविंग में होता है ना, कंटिन्यूसली डायनेमिकल पोजीशन पर होता है। डायनेमिक्स मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो गति होता है। गति मतलब है कि वो कंटिन्यूसली मूविंग में है, ठीक। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें जो भी हम बॉडी को कंसिडर करेंगे वो मूविंग बॉडी होगा, आया समझ में। उसके बाद जो भी यहाँ पर बॉडी हम कंसिडर करेंगे वो बॉडी हमारा रिजिड बॉडी होगा। सबसे पहला थिंग तो हमारे यहाँ पर जो भी बॉडी होगा वो सबसे पहला आपका मूविंग बॉडी होगा। कैसा बॉडी होगा? मूविंग बॉडी। उसके बाद दूसरा जो थिंग है, ये जो बॉडी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ये बॉडी होगा हमारा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होप कि ये जो रिजिड वर्ड है इससे आप बहुत पहले से जो है परिचित है। और वो कैसे? रिजिड मतलब आप लोगों ने दृढ़ का नाम सुना होगा, सख्त। तो रिजिड बॉडी के बारे में, मूविंग तो आप लोगों को पता है, लेकिन रिजिड बॉडी के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इसके ऊपर से ये इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर से भी हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो होता क्या है कि कोई भी रिजिड बॉडी की अगर मैं बात करूंगा तो उस बॉडी के ऊपर आप चाहे कितना भी फोर्स अप्लाई कर दे, है ना, कितना भी प्रेशर उस बॉडी के ऊपर क्रिएट कर दे, उस बॉडी का जो साइज होगा, साइज और शेप होगा, डजंट चेंज। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अगर कोई बॉडी रिजिड है तो उसके ऊपर हम कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें, वो उस बॉडी का जो साइज है, शेप है, वो कभी भी नहीं बदलता है। बट अगर इसको डेली लाइफ में हम देखना चाहें तो हमें ऐसा बॉडी कभी भी मिलेगा नहीं। बट हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें जो है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, जब हम चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं तो रिजिड बॉडी कंसिडर करना हमारे लिए जो है सुविधाजनक रहता है, ठीक है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो अच्छा हो जाए और एक्यूरेट हमें कैलकुलेशन मिल सके। हालांकि ऐसा कोई बॉडी पॉसिबल नहीं है और अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है जिसके ऊपर हम कितना भी फोर्स अप्लाई कर ले उसका साइज शेप जो है चेंज नहीं होता है। अब साइज शेप कैसे चेंज नहीं होता है भाई? अगर एक बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल जरूर होगा। ये बॉडी अगर बना है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के ही तो ये बॉडी बना है इतना बड़ा। तो होगा क्या, अगर बॉडी के देखो होता क्या है, अगर एक्चुअल डेफिनेशन में अगर रिजिड बॉडी की आप लोगों को बताऊं तो जब कभी भी इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनमें कोई भी दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है। या फिर यहां पर ये भी कह लीजिए डिस्टेंस between any two particles of the body does not change if we applied force on it।
अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का अंदर जो भी दो पार्टिकल होंगे, कोई भी दो पार्टिकल के बीच का जो है डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होता है। तो जब डिस्टेंस ही चेंज नहीं होगा बॉडी के पार्टिकल के बीच का, तो जो है बॉडी का साइज और शेप कैसे चेंज होगा, ये भी तो मैटर करता है। क्योंकि बॉडी का साइज और शेप चेंज होने के लिए उसके अंदर के पार्टिकल्स को उसकी जगह से हिलाना जरूरी है, उसकी जगह से हटाना जरूरी है, तभी तो बॉडी का जो है साइज और शेप चेंज होगा। तो रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं होता, हम ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट था, होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब एक हमारे पास वर्ड आता है, एक वर्ड हम जो है प्रिंसिपल में देखेंगे इस चीज को, इम्प्रेस्ड फोर्स। फोर्स गाइज, ये जो इम्प्रेस्ड फोर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये जो फोर्स है वो कुछ भी, कोई भी फोर्स नहीं है, कुछ अलग चीज नहीं है, सिर्फ नाम अलग है। इम्प्रेस्ड फोर्स का मतलब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, अप्लाइड फोर्स, फोर्सेस, इम्प्रेस्ड फोर्सेस या फिर अप्लाइड फोर्सेस, या फिर इसको आप कह लीजिए एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक। ये हो गया हमारा इम्प्रेस्ड फोर्स। आप लोग ये छोटी छोटी पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो सेकंड हमारा आता है इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स कुछ भी नहीं है, जो भी हम नॉर्मली फोर्स मतलब इफेक्ट करने वाला फोर्स, आप ये समझ लीजिए। तो फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। ये हम लोगों ने जो है न्यूटन का जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि इफेक्टिव फोर्स क्या होता है। तो ये है हमारा इफेक्टिव फोर्स। अब गाइस देखिए, हम जो है जो भी हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, उसका एक डेरिवेटिव फॉर्म भी होता है, पता है आप लोगों को। डेरिवेटिव फॉर्म जो है आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग मैंने जो मैकेनिक्स का जो पार्ट का एक मैकेनिक्स में जो वीडियो बनाया है, उसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया था, उसमें मैंने एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सारा चीज़ डिस्कशन किया था, उसका डेरिवेटिव फॉर्म भी डिस्कशन किया था। तो मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को जो डेरिवेटिव फॉर्म है वो पता लग जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर मैं डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो वेलोसिटी होता है। या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम कभी कभी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी ले लेते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम आर भी ले लेते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं वेलोसिटी को अगर डी आर ओवर डी टी लिख सकता हूं, क्योंकि चेंज ऑफ इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो वेलोसिटी होता है। उसके बाद में अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब डी ओवर डी टी इंटू वी, यही तो हुआ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो इसको ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वी ओवर डी टी, ये होता है एक्सेलरेशन, ये डेरिवेटिव फॉर्म है। अब मैं ये एक्सेलरेशन को और कैसे लिख सकता हूँ, डी ओवर डी टी, और ये जो वी है, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर ओवर डी टी। अब ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर ही होगा कि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा, डी टू आर ओवर डी टी का स्क्वायर। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं डी टू आर ओवर डी टी का स्क्वायर, जो वेलोसिटी होता है उसको हम लिख सकते हैं डी आर ओवर डी टी। तो ये है एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो इफेक्टिव फोर्स से ही बना हुआ है। यहां पर हम पढ़ेंगे रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। क्या, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स कुछ भी नहीं होता है। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स जस्ट सिंपल इसका उल्टा, F इज इक्वल टू माइनस ma। और यहां पर हम जो है दो चीजों का ज्यादातर यूज करेंगे, और दो चीजों का यूज क्या करेंगे, इसी का यूज है जो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल है ना, वो एक तो इम्प्रेस्ड फोर्स और एक रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। तो ये दो चीजों से जो है ये डेफिनेशन पूरा जनरेट होता है, जो इसका स्टेटमेंट है वो पूरा जनरेट होता है। अब चलिए देखते हैं डीएलम्बर्ट जो प्रिंसिपल है वो उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो गाइस देखिए, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख लिया है, और मैं वन बाय वन दोनों ही आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। और दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों ही जो है सेम स्टेटमेंट है। आप एग्जाम में इनमें से कोई भी एक लिख करके आ सकते हैं, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ज्यादा सुइटेबल है। ठीक है, देखिए, द सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग इन मूविंग बॉडी विल बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट में कहा है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है गाइस, देखिए आप लोगों को बता रखा है मैंने,
कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे वही हमारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो जाते हैं, ठीक है। या फिर अप्लाइड फोर्स, वो हमारा क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पर वो हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो जाता है। एक्टिंग इन मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी पर जो है एक्ट कर रहा है, लग रहा है। विल बी इन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो वो पोजीशन क्या होता है, वो पोजीशन ये होता है कि बराबर, ना इधर जाए ना उधर जाए, मतलब दोनों ही इक्वल, तो वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम। इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने अपने डायनेमिक वाले पार्ट में जो मैंने डिस्कशन किया था, सॉरी मैकेनिक्स का पार्ट जो था उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें मैंने डिस्कशन किया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक। विद इनर्शिया फोर्सेस ऑफ द बॉडी, तो मतलब क्या है कि कोई भी अगर सिस्टम ऑफ फोर्स अगर किसी मूविंग बॉडी पर अप्लाई हो रहा है तो वो जो फोर्स होगा वो हमारा जो है इक्विलिब्रियम होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। किसके वजह से, किसके साथ, इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी के साथ। तो जो भी सिस्टम ऑफ फोर्स उस पर अप्लाई होगा वो फोर्स जो है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, किसके साथ, उस बॉडी के इनर्शिया फोर्स के साथ। अब ये जो इनर्शिया फोर्स आया है वो कहाँ से आया है, वो भी एक बात है कि इनर्शिया फोर्स कहाँ से आया, आप लोगों के लिए मैं डिस्कशन करूंगा अभी। चलिए दूसरा स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। द रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस एट ईच पॉइंट ऑफ द सिस्टम एंड द इम्प्रेस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम आर इक्विलिब्रियम। दोनों ही स्टेटमेंट आपका सेम हुआ। सिस्टम ऑफ फोर्स, इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने बताया था, जो अप्लाइड फोर्स होता है, तो सिस्टम ऑफ फोर्स और इनर्शिया फोर्स दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये इस डी अलेम्बर्ट ने बताया था, ठीक है। डी अलेम्बर्ट का बहुत बड़ा एक नाम है, जीन ली रॉन्ड डी अलेम्बर्ट, ठीक है। क्या नाम है, जीन ली रॉन्ड डी अलेम्बर्ट। तो ये है, ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। तो उन्होंने जो है ये चीज़ बताया था कि कोई भी सिस्टम पर अगर एक मूविंग बॉडी है उस पर अगर सिस्टम ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो फोर्स होगा वो इनर्शिया फोर्स के क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, मतलब बराबर होगा, ये समझ लीजिए यहाँ पर। दूसरे में बता, द रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेज एट ईच पॉइंट ऑफ द सिस्टम एंड द इम्प्रेस्ड फोर्सेज ऑन द सिस्टम आर इक्विलिब्रियम। तो मतलब रिवर्स इफेक्टिव फोर्स कौन सा फोर्स हुआ, इनर्शिया फोर्स हुआ। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स आपका इनर्शिया फोर्स ही हुआ। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन करना है तो इसको मैं ऐसे रख देता हूं, अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा मैं इनर्शिया फोर्स और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इम्प्रेस्ड फोर्स, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो इम्प्रेस्ड फोर्स ही है आपका, ठीक है। इम्प्रेस्ड फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम बोलते हैं वो इम्प्रेस्ड फोर्स होता है। तो रिवर्स जो इफेक्टिव फोर्स है और जो इम्प्रेस्ड जो एक्सटर्नल फोर्स है वो दोनों ही हमारे इक्विलिब्रियम में होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सुइटेबल है, दोनों ही इजी स्टेटमेंट है। आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, मेरे लिए तो दोनों ही सही है, इसलिए मैंने दोनों ही यहाँ पर यूज किया है, होप कि आप लोगों को भी सही लगे। अब गाइस आते हैं कि स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ करके तो हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें क्या करना है, इसका एक्सप्लेन करना है और देखना है कि क्या बाकी में ऐसा कुछ होता है करके। चलिए, तो द सिस्टम ऑफ फोर्स, मान लीजिए कि एक बॉडी है और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हम जो भी बॉडी को कंसिडर करेंगे वो हमेशा के लिए रिजिड बॉडी होगा, रिजिड बॉडी, ठीक। तो रिजिड बॉडी, अब मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, इसका जो मास है वो मैंने कंसिडर कर लिया है, क्या है, m है। तो अगर मैं इस बॉडी पर एक फोर्स ऐसे अप्लाई करता हूँ, ये है हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स, या फिर जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स है, मैंने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है, ये ऐसे मैंने क्या कर दिया है, 3 फोर्सेस अप्लाई कर दिया है, जिसको मैं नाम देता हूँ कि F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये आपका F3 फोर्स हो जाएगा। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ हमने देखा है, उस सेकंड लॉ में न्यूटन ने क्या बताया था कि जो भी हम सिस्टम ऑफ फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसका एक रिजल्टेंट फोर्स हमें जो है आउटपुट के तौर पर मिलता है, ठीक है, आउटपुट के तौर पर मिलता है। तो एक रिजल्टेंट फोर्स आप मान लीजिए कि एक आउटपुट के तौर पर हमें मिल रहा है इधर ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। क्योंकि फोर्स जब हम लगाएंगे किसी बॉडी पर, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो मान लीजिए कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है हमें आउटपुट, वो हमारा F है। अब अगर इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगा दिया, इस बॉडी पर अगर मैंने एक फोर्स लगा दिया तो क्या होगा,
न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसका एक्सेलरेट जनरेट हो जाएगा, और मान लिया कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। यही तो है कि फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा, ये वेक्टर का साइन है। तो सेकंड लॉ ये बताया था कि जो F होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा भाई, इसके मल्टीप्लाई इसके मास इनटू उसका जो भी एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। और यही जो फोर्स है, ये जो फोर्स हमारा मिला है, यही है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। या फिर इसको अब कोई राइटर जो है, कोई ऑथर जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको R भी लिख देते हैं F रिजल्टेंट, या फिर समेशन ऑफ F लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज किसी तरह से भी नहीं होना है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको, ये समेशन भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो F है ना, ये F आपको कहाँ से मिला है भाई, अलग अलग सारे जितने भी अप्लाइड फोर्स थे वो सारे अप्लाइड फोर्स को एक साथ हम कर दिया है, तभी जा करके हमें जो है ये एक रिजल्टेंट फोर्स मिला, इसीलिए हम उसको समेशन कर सकते हैं, जोड़ करके लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा जो है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ये कहता है। अब यहाँ पर तो ये हमारे जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो हमारे एक मूविंग बॉडी है, एक रिजिड बॉडी आप समझ लीजिए कि ये एक रिजिड बॉडी है, इस पर अप्लाई हो रहा है, तो हमें ये चीज़ मिला है अभी तक के लिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बॉडी और कंसिडर करते हैं, एक रिजिड बॉडी। अब इस बॉडी में हम जो है इनर्शिया फोर्स को देखेंगे या फिर रिवर्स इफेक्टिव फोर्स को देखेंगे। ठीक है, तो इस बॉडी में भी क्या हो रहा है, देखिए इस बॉडी में भी क्या हो रहा है, हमने मान लिया कि इसमें भी हमने फोर्स अप्लाई कर दिया है, ये इसमें भी हमने फोर्स अप्लाई कर दिया है, इसमें F1, ये F2, ये F3। और इस बॉडी का जो मास है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो मास है, मैं मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेट की नहीं, तो मास है वो m है। तो इस बॉडी से एक रिजल्टेंट मिलेगा हमें। जब हम सिस्टम ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो सिस्टम ऑफ फोर्स अप्लाई करने के वजह से न्यूटन के सेकंड लॉ ने ये बताया था कि एक रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर मिला था, तो इसमें भी हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, ऐसे ही इधर मिलेगा कि नहीं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि जैसे ही हम इस बॉडी पर जो है, रिजिड बॉडी है ये, जैसे ही हम इस बॉडी पर एक फोर्स, एक सिस्टम ऑफ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर एक एक्सटर्नल फोर्स हम इम्प्रेस्ड फोर्स हम दे रहे हैं यहाँ पर, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये बॉडी रेस्ट में है स्टार्टिंग में, थोड़ा समझिए, यहाँ पर हमने मूविंग बॉडी कंसिडर किया है, लेकिन मूविंग बॉडी, देखिए बॉडी मूव कब करेगा, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब फोर्स अप्लाई करने से पहले तो बॉडी जो है रेस्ट में ही था ना, तो उस कंडीशन में अगर मैं उसकी बात करूं पहले स्टार्टिंग की रेस्ट में, तो उस कंडीशन में मैं फोर्स जैसे अप्लाई किया तो ये जो बॉडी है इसके इनर्शिया भी तो होगा। इनर्शिया अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने इनर्शिया के बारे में भी डिस्कशन किया था, जो मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कशन किया था उसमें मैंने इनर्शिया भी अच्छे से आप लोगों को बताया था क्या होता है। इनर्शिया देखिए मैं इसको बता देता हूँ, इनर्शिया हर एक वस्तु का अपना एक गुण है, ठीक, हर एक वस्तु का अपना एक गुण है। और ये जो इनर्शिया है ये एक बिहेवियर है, मान लीजिए एक वस्तु की आदत है, एक बिहेवियर है, और ये बिहेवियर, इनर्शिया जो बिहेवियर है, इनर्शिया जो आदत है वस्तु की, ये क्या करता है कि अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए खुद ही रेजिस्ट करता है। ठीक है, मतलब पोजीशन चेंज करने का रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, मतलब अपनी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो है विरोध करता है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना चुपचाप से, तो अगर मुझे मेरे ऊपर अगर एक फोर्स लगा दिया जाए तो मेरा जो बॉडी है ना वो रेजिस्ट करेगा कि नहीं, मुझे तो मैं जिस स्थिति में था पहले मुझे उसी स्थिति में रहना है। तो ये जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि कोई बॉडी अगर मूव नहीं करती है, स्टेबल रहती है, तो वो बॉडी ऐसे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यूसली तो वो बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम बाहर से अप्लाई ना कर दें। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है, ये रेस्ट में है तो भाई ये सोचेगा कि मुझे रेस्ट में ही रहना है, लेकिन जैसे ही हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया है तो एक इम्प्रेस्ड फोर्स ये भी अप्लाई करेगा। ठीक है, सॉरी इम्प्रेस्ड फोर्स मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए जो फोर्स की बात किया था, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स या फिर इनर्शिया फोर्स, दोनों एक ही होता है। तो बॉडी के इनर्शिया की वजह से जो फोर्स ये बॉडी अप्लाई करेगा वो होता है इनर्शिया फोर्स। तो
फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बॉडी के इनर्शिया के वजह से जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब ये जो फोर्स है ना वो बाहर से नहीं लग रहा है, ये जो फोर्स है तो हमने बाहर से लगा लिया है, सिस्टम ऑफ फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो हमने बाहर से दिया है। लेकिन जो इनर्शिया फोर्स होता है वो बॉडी को बाहर से नहीं लगता है, बॉडी खुद लगाता है, समझ में? इनर्शिया फोर्स, क्योंकि इनर्शिया सब बॉडी का, हर एक बॉडी का अपना एक नेचर होता है, इनर्शिया, ठीक, हर अपना ही एक नेचर होता है। तो बॉडी जो है खुद ही ये फोर्स लगाएगा, एक्सर्ट करेगा बॉडी, ठीक है। तो ये जो फोर्स है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये ऐसे लगा देता है। अब ये इनर्शिया फोर्स, ये जो इनर्शिया फोर्स है पता है कैसा फोर्स होता है, इसको ना जो है आप लोग जब देखेंगे किसी, अगर आपके पास बुक वगैरह होगा किसी राइटर का, तो कोई कोई राइटर जो है इसको यहाँ पर थोड़ा सा डॉट डॉट करके दिखाते, ये फोर्स एक्चुअली में होता नहीं है, ये इस वे में हम दिखाते हैं। इनर्शिया फोर्स मतलब एक झूठा फोर्स है, ठीक है, झूठ मूठ का फोर्स है, आप ये समझ लीजिए, ये कहीं से आपको दिखेगा नहीं, रियलाइज भी नहीं होगा आपको, ठीक है, ये इनर्शिया फोर्स है। तो ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, हमने इसका तो देख लिया था, इसका जो हमने रिजल्टेंट देखा था वो हमारा क्या था, F था, या फिर समेशन ऑफ F था। तो हम इस फोर्स की अगर बात करेंगे, फिर ये बॉडी क्या करता है, इनर्शिया फोर्स एक्सर्ट करता है एक फोर्स, ये जो देखा हमने, इस फोर्स की वजह से इस बॉडी का मास तो m है, बॉडी का मास तो m है, एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो इनर्शिया फोर्स है वो रिवर्सली लग रहा है, विपरीत दिशा से लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। तो उसके लिए हमारा जो होगा, जो ma होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कौन सा, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। तो यही जो फोर्स है वो इनर्शिया फोर्स है, और इस फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का ma। और यहाँ पर ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसको रहना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब क्या है कि जो ये डी एलम्बर्ट है, इनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे पूरा मिलता है, पूरा मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दिया है, मिस्टेक नहीं है, अब ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये जो है इसको हम समेशन लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, और ये जो है रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स या फिर इनर्शिया फोर्स, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम थिंग है। रिवर्स इफेक्टिव, इसमें माइनस है इसलिए हमने माइनस कर दिया है। तो अगर देखो, अगर इसको मैथमेटिकली अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो हमारा जो ये ma आ रहा है वो उधर ले जा सकते हैं, तो हमारा क्या बन जाए, समेशन ऑफ f इज इक्वल टू ma। तो एक्चुअल में देखने पर दोनों ही जो रूल है, दोनों ही जो नियम है, दोनों ही जो लॉ है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है या फिर डी एलम्बर्ट जो प्रिंसिपल है, दोनों सेम है। लेकिन डी एलम्बर्ट का जो ये प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है। क्या यूज है इस प्रिंसिपल का, इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कभी कभी हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से ये चीज पूछा जा सकता है। इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस बॉडी को मूविंग पोजीशन से उसको रेस्ट में लाना है हमें, समझ में? बॉडी को एक मूविंग पोजीशन से रेस्ट में लाने के लिए एक मतलब एक फोर्स उसमें अप्लाई हो जाता है। तो वही जो है डी एलम्बर्ट ने बताया था, इसका प्रिंसिपल का यूज ही यही है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए हम जो है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज मत होइएगा। तो यही है हमारा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, लेकिन इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें बहुत था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग क्या है कि सेकंड लॉ और जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है दोनों सेम थिंग लगता है, लेकिन सेकंड लॉ में हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि फोर्स अप्लाई करते हैं और एक रिजल्टेंट हमें मिल जाता है। यही हमें सेकंड लॉ में देखा था। लेकिन डी एलम्बर्ट ने इस चीज़ को पता कि अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी है, कोई बॉडी पर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ फोर्सेस तो उसके रिजल्टेंट मिलेगा और एक इनर्शिया फोर्स भी जो है जनरेट हो जाएगा। तो जो भी हमारा ये रिजल्टेंट फोर्स है वो उस इनर्शिया फोर्स के इक्विलिब्रियम में हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पर मैथमेटिकली भी देखा है। सो होप कि आप लोगों को ये जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए इसका कुछ मैथमेटिकल पार्ट पर डिस्कशन करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। अब देखो गाइस, इसका हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बना लिया, अपने मन से भी थोड़ा सा यहाँ पर काम किया है। काम इसलिए किया है क्योंकि समझना जरूरी है, ठीक है। लेट अ रिजिड बॉडी बी इन मोशन। एक रिजिड बॉडी है, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। मान लीजिए कि एक रिजिड बॉडी है हमारा। तो ये जो रिजिड बॉडी है वो आपके किस में है, मोशन में है।
एट टाइम t, एक t समय पर ये जो रिजिड बॉडी है वो आपका मोशन में है। लेट r बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, तो ये जो बॉडी है इसका मास है और फिर इसके कुछ पार्टिकल्स है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने मान लिया है कि r है। होप कि आप लोगों को ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है। एंड p एंड q बी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस रिस्पेक्टिवली एक्टिंग ऑन इट। p आपका जो p है और जो q है, p आपका एक एक्सटर्नल फोर्स है और जो q है वो आपका एक इंटरनल फोर्स है। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल तो आप लोगों को पता है कि भाई जैसे एक कार है, मैं उस कार को क्या कर रहा हूँ बाहर से जो है, या फिर 2-3 जने मिल करके एक कार खड़ी है, उस कार को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो वो जो फोर्स लगाया जा रहा है वो एक्सटर्नल हो जाएगा। लेकिन जो इंटरनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं उसका थोड़ा केस अलग हो जाता है, वो अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इंटरनल फोर्स हमारा कैसे लगता है। तो हम क्या करेंगे, बाय न्यूटन से सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अगर एक बॉडी हमारे पास है, एक रिजिड बॉडी है, उसमें हम कुछ सिस्टम ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी मोशन में है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगा, उसको हमने क्या मान लिया है, P मान लिया है। अब समेशन P क्यों किया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो क्या था कि जो फोर्स है वो ma की इक्वल होगा, F इज इक्वल टू क्या था, ma ही तो था। तो जो मैंने F किया है ना, F आपका दो फोर्स से मिलकर के बन रहा है, और फोर्स कौन सा, एक तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और एक हमारा है इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स क्या है, देखिए जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाया, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, तो मैं अगर किसी, जैसे इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होंगे, तो मैं अगर किसी दो पार्टिकल के आपस में बात करूं तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, और ये जो पार्टिकल है वो इस पर फोर्स लगाएगा, और इसी प्रकार से एक दूसरे पर क्या करेगा, कंटिन्यूअसली इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करता रहेगा। ये है ना, ये रिजिड बॉडी है, तो ये जो फोर्स है, मान लीजिए ये पार्टिकल, इस पार्टिकल के द्वारा इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस पार्टिकल के द्वारा इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो ये अंदर जो ये फोर्स का एक काम चल रहा है ना, बल लगने का, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। अब इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो अंदर का जो फोर्स है ना, अंदर का जो फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स है, वो हमारा जो है उसका वेक्टर सम की अगर मैं बात करूं तो वो जीरो हो जाता है। जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है। मैं मान लीजिए कि ये पार्टिकल जो है इस पर 5+5 न्यूटन का जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये जो पार्टिकल है वो माइनस विपरीत दिशा में -5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो टोटल वेक्टर सम उनका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। एक्चुअल में जो इंटरनल फोर्स है अभी हम देखेंगे कि वो हमारा रहता ही नहीं है, जो क्यू हमने कंसिडर किया है ना, वो हमारा रहता ही नहीं है। लास्ट में हमारा उस टाइप का इक्वेशन आ जाता है जो हमने इससे पहले देखा था, ठीक है। तो देखिए, तो P प्लस Q, क्योंकि ये वही फोर्स है, ये फोर्स और इसके अंदर वाला जो फोर्स है वो मिल करके, है ना, ये टोटल जो फोर्स है वो P है, और अंदर वाला जो एक फोर्स है ना वो Q है, ये समझ लीजिए। P प्लस क्यू इज इक्वल टू ma, तो F इज इक्वल टू ma वाला कंडीशन यहाँ पर आ गया। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू m, और जो A है, ये जो A है वो d2r ओवर dt का स्क्वायर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक्सेलरेशन है उसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो P प्लस क्यू इसको हम इस साइड में ले आएंगे, -m d2 स्क्वायर r अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वही वाला स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, जो हमने डी एलम्बर्ट का स्टेटमेंट में पढ़ा था, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट में पढ़ा था, तो वही वाला स्टेटमेंट आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नहीं आया है, और वो क्या है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा ये जो Q है वो आ रहा है, लेकिन Q अभी यहाँ से हट जाएगा। क्यों, क्योंकि Q तो ऑलरेडी ये जो है वेक्टर सम इनका जीरो हो जाता है, ये इंटरनल फोर्स है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो हम अभी यहाँ पर हटा देंगे। तो देखिए P Q एंड d2r ओवर dt स्क्वायर आर इन इक्विलिब्रियम, जीरो के इक्वल आ गया, तो वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अप्लाइंग फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, तो अगर मैं देखो अभी तो हमने जो भी किया वो एक एक पार्टिकल की बात करी है, ठीक है, एक एक पार्टिकल की बात किया। लेकिन अगर मैं हर एक पार्टिकल की बात करूं, जितने भी इसमें पार्टिकल है वो हर एक पार्टिकल की बात करूं, तो कुछ नहीं करना है। अगर हर एक पार्टिकल की मैं बात करने लग जाऊं तो यहां पर सिंपल हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ P, जो कि अभी यहां पर मिला है, क्योंकि ये एक रिजल्टेंट है, ये हर एक पार्टिकल से होते हुए फिर ये रिजल्ट मिल रहा है हमें। तो समेशन ऑफ P, फिर समेशन ऑफ Q, मैंने किसी दो पार्टिकल की अगर बात किया है इंटरनल फोर्स के लिए तो सिर्फ Q आ जाएगा, लेकिन वही मैं अगर इन दोनों पार्टिकल की, फिर इन दोनों पार्टिकल की बात किया
तो उस कंडीशन में समेशन ऑफ क्यू आ जाएगा, क्योंकि इंटरनल जितने भी इंटरनल फोर्सेस उसमें लग रहे हैं वो सारे का समेशन हो जाएगा, सब मिल जाएगा। उसके बाद ये जितना भी इसमें देखो ये जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, समेशन ऑफ d2r ओवर dt का स्क्वायर, m भी हम यहाँ पर ले लेंगे माइनस का, ठीक। तो ये भी हमारा जो है टोटल अप्लाइंग फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी। तो चलिए इसका आगे का पार्ट देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ तक तो हमारा आ गया था कि जो जितने भी होंगे सब पार्टिकल के अगर अप्लाई कर दूँ तो समेशन p समेशन q और जो है समेशन माइनस का m d2r ओवर dt का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर, मैं चाहता तो बहुत लंबा चौड़ा लिख सकता था, पूरा A to Z में अगर लिखता कि जो इंटरनल जो फोर्स है वो आपके जो है इक्वल और अपोजिट फोर्स मिलकर के बन रहा है, तो इसका जो फोर्स होगा वो वैनिश हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर समेशन q इज इक्वल टू 0। बट मैंने इतना नहीं लिखा है, आप लोगों को समझा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंस द वेक्टर सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेज इज 0, डायरेक्टली लिख दिया है। और क्यों 0 होगा वो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया। तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर समेशन q इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारे के सारे q का समेशन क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, एक्सटर्नल जो है इंटरनल फोर्स है। तो दिस इंप्लाइज समेशन p एंड समेशन माइनस m d2r ओवर dt स्क्वायर आर इन इक्विलिब्रियम। पहले कौन कौन सा था भाई, तीनों इक्विलिब्रियम में था, p q और ये जो हमने जो ये देखा है m d2r ओवर dt स्क्वायर, ये तीनों इक्विलिब्रियम में था। लेकिन जैसे q वैनिश हो गया, खत्म हो गया, उस कंडीशन में कौन कौन सा बचा, p और ये बचा, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ p माइनस समेशन ऑफ m d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया। और क्या है, हेंस डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल इज प्रूफ। तो यही तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल था। हमने वहां पर क्या देखा था, हाँ वहां पर हमने देखा था समेशन ऑफ f इज माइनस ma इज इक्वल टू 0, है ना, हमने यही देखा था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है। ये जो समेशन ऑफ f है ना, ये f रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका अप्लाइड फोर्स है, और इस अप्लाइड फोर्स का रिजल्टेंट क्या दे रहा है, हमें p दे रहा है, तो हमने p लिख दिया, जो कि वहाँ पर f था, जो मैंने डायग्राम में स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। और ये जो समेशन ऑफ m d2r स्क्वायर, तो m a के जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ, किसको, इसको लिख सकता हूँ, ये डेरिवेटिव फॉर्म को लिख सकता हूँ। तो यही है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। सो होप कि आप लोगों को जो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है उसका जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल पार्ट है, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।